धन्यवाद दोस्तों। अग्निवीर में सम्मिलित सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों का वीडियो परिवार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। ठीक, हम यहाँ पर आपके लिए विज्ञान के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो पेपर में किस टाइप्स में 17 तारीख को आएगा उस पर रिलेटेड हम आपको टू द पॉइंट देंगे और सटीक वही क्वेश्चंस आपको फाइट करेगा। सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, तूफानों से तू सफर जारी रख, कदम कदम पर मिलेंगे मुश्किलें भारी, तू निरंतर अपना प्रयास जारी रख, तू अपना प्रयास जारी रख। ठीक इसी शब्दों के साथ हम आते हैं विज्ञान की तरफ, आपको ले चलते हैं। विज्ञान में फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि अग्निशीम निर्जा, ये अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो ये अग्नि निर्जा रोग ऑप्शन में आपको 4 दिया है, सेब है, नारंगी है, अंगूर है और नारियल है। तो दोस्तों मैं यहां बता दूं कि अग्नि निर्जा, जैसे इससे पहले आपको हमेशा खैरा रोग किसमें होता है, इन सब तमाम क्वेश्चन रोग से आधारित आपको पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको ना तो नारंगी होगा, ना अंगूर होगा और ना ही नारियल होगा, और आपका सबसे राइट आंसर जो होगा वह सेब में, जो सेब फल है, एप्पल है, उसमें आपको अग्नि निर्जा रोग मिलेगा। तो इसका राइट आंसर भाई दोस्तों सेब है। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो फाइटर क्वेश्चंस हम दे रहे हैं आपको, जो परीक्षा में आपसे पूछा जाने वाले जितने प्रश्न हैं उनका निचोड़ हम आपको दे रहे हैं। कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम, ये रेडियो एक्टिव तत्व जो है इनका नाम उनके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। उस देश का है नाम भी है जो खोज किया है वो रेडियो तत्व, वो कौन सा ऐसा रेडियो तत्व है? रेडियम है, यूरेनियम है, पोलोनियम है या पैलेडियम है? तो दोस्तों मैं यहां आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका पोलोनियम। ये पोलोनियम का जो खोज था ये पोलैंड से है, ये पोलैंड देश से है। तो पोलैंड देश से है, इसलिए ये जो पोलोनियम है ये रेडियो एक्टिव तत्व उस देश से खोजकर्ता से रिलेटेड है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वाटर टैंकों में, भाई देखिए वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए, नष्ट करना यानी दूर कर देना, किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किस रसायन का प्रयोग किया जाता है भाई? तो हमें वो केमिकल का नाम चाहिए। कौन सा केमिकल है? यहां पर 4 केमिकल के नाम आपको दिए गए हैं। तो इसमें यहां कॉपर सल्फेट कर लीजिए भाई, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट, पहला कॉपर सल्फेट, दूसरा नाइट्रिकम, तीसरा मैग्नीशियम सल्फेट और चौथा है जिंक सल्फेट। तो आपको हम बता दें भाई कि इसमें जो 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो इसमें टैंकों में जो इस्तेमाल उसके शैवाल को, एल्गी को हटाने के लिए किया जाता है, साफ करने के लिए किया जाता है, वह कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। और कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4, इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो आपको इसका राइट आंसर कॉपर सल्फेट, ये वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने का काम करता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, किस प्रकार की ऊर्जा है? घड़ी के
स्प्रिंग में ध्यान रखने का बात है भाई, यहां पर थोड़ा सा घड़ी के स्प्रिंग में आपको देखना है कि किस प्रकार से ऊर्जा आपके पास है। तो इसमें तमाम ऊर्जा आपको लिखेगा ऑप्शन में, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो इन सब में पहली बात तो रसायन का तो कोई प्रयोग इसमें हुआ नहीं, इसलिए ये रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग एकदम नहीं होगा जो आपको अलग दिखाई दे रहा है। दूसरा है स्प्रिंग, घड़ी के स्प्रिंग में आप कोई उसको गर्म नहीं करते हैं, हीट नहीं करते हैं, इसलिए उसमें उष्मीय ऊर्जा का भी कोई रोल नहीं होगा। अब बच गए भाई हमारे पास दो ऑप्शन, ए और बी। ए और बी में से अब इनमें से कौन होगा? तो हम बता दें, गतिज ऊर्जा जो होता है गति के कारण होता है, और स्थितिज ऊर्जा होता है स्थिति के कारण होता है। तो अब इनमें से हम जब स्प्रिंग, घड़ी की स्प्रिंग गति नहीं कर रही है बल्कि वह स्प्रिंग वह स्थिर है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, यानी जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो ये स्थितिज ऊर्जा जो इस घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। और स्थितिज ऊर्जा को जो फॉर्मेट कभी कभी पूछता है वह होता है mgh के फॉर्म में, और गतिज ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा है इसके लिए हमेशा जो पूछा जाता है आपका फार्मूला क्या है, तो हाफ mv² के रूप में होता है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड जो भी आपको एनर्जी हम दे रहे हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, यहां पर उन सभी क्वेश्चंस को बता दे रहे हैं। उससे हट के भी कुछ क्वेश्चन को हम दे रहे हैं कि हमारे ये क्वेश्चन आपके फाइटर हो सकते हैं। वो 17 को आने वाले पेपर में वो हम 100% तो नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि यही क्वेश्चंस आपके पेपर में हूबहू मिलने वाले हैं। गौर से, ध्यान से, अटेंटिव होकर इन क्वेश्चन पर अपना जो है देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपके स्क्रीन पर आ गया भाई कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। अब ये कोशिका यानी सेल्स, ये सेल्स है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? कोशिका बोले तो सेल। तो इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको आप बच्चे कभी कभी याद रखते हैं WBC, लाल रक्त कणिकाएं RBC, इनको भी इस फॉर्म में कभी कभी लिखा जाता है। तो अब आता है हमारा जो नर्वस सेल है यानी तंत्रिका कोशिका, और इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो है नहीं भाई, ये तो है गलत, लेकिन जो राइट आंसर है यह हमारा तंत्रिका कोशिका जो होता है वह सबसे बड़ी पूछा है, न कि सबसे छोटी पूछा है। इसलिए हमारी जो तंत्रिका कोशिका होती है जो इसके ऊपर सिर पर, वो हमारी तंत्रिका कोशिका को, नर्वस सेल्स को बता रहा है। तो ये सबसे बड़ी कोशिका हमारे शरीर में पाई जाने वाली है, जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस आपको पेपर में हो सकता है पूछ दे। और इसी पर भी रिलेटेड हम और भी आपको बता दें कि WBC जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं और लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनका कभी कभी आपसे रेशियो भी पूछ देता है, कितने % होते हैं आपके ब्लड में। तो ब्लड में कितने % हैं? तो WBC और RBC इन सबका आप देख लीजिए। तो WBC जो है आपको और RBC में कितना कितना है, ये दोनों पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ये आपके ठोस पदार्थ होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, ये ठोस फॉर्म में होते हैं। जब ये ठोस में है तो इनका जीवन काल क्या होगा? इनका जीवन काल क्या होगा? इनका जीवन काल अगर आप देखें RBC का तो 120 दिन, और इसका देखें तो 3 से 4 या 4 से 5 दिन आपको कभी कभी देता है, 4 से 5 दिन का ये जो टाइम जो होता है इन कोशिकाओं से आपको मिलता रहता है। इस पर आपसे पूछा जाता है कि इनके जीवन काल क्या है, ये कितने साल तक, ये कितने दिन तक ये जीवित रहते हैं। तो इनके जीवित जो है वह 4 से 5 दिन ये, और ये RBC जो है वह 120 दिन रहता है। तो यहाँ पर जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का है, इसका राइट आंसर आपको यहाँ तंत्रिका कोशिका ही सबसे राइट आंसर है। ठीक दोस्तों, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्लवन का हम मूव करते हैं। तो इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। इसमें है पानी की बूंदों के गोल होने का कारण।
जो पानी की बूंद है वो गोल होता है, वह सर्कल की तरह गोल आपको इस तरह से गोल होता है। ये क्या है भाई? एक मिनट, ये थोड़े जो क्वेश्चंस हैं, हाँ, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है। तो सबसे पहला प्लवन नहीं है, प्लवन मतलब होता है तैरना, फ्लोटेशन, यानी ये तैरना जो है, तो तैरने वाला काम यहां पर नहीं है। तो तैरना क्या है भाई? ये फ्लोटेशन है, यानी आप तैर रहे हैं। तो तैरने वाले में तो बूंद तो होगा नहीं गोला। हाँ, ये सही चीज है कि पृष्ठ तनाव, जिसको इसका राइट आंसर आपको मिलेगा, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव का होना, यानी पृष्ठ तनाव के कारण ही ये जो है आपका पानी की बूंदें गोल अवस्था में होती हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आगे हम चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। थर्मामीटर में पारा किसमें ऊपर चढ़ता है भाई? किसमें ऊपर चढ़ता है? थर्मामीटर में आप देखते हो पारा का इस्तेमाल होता है, और पारा का जो होता है, जिसको मरकरी भी हम कहते हैं, मरकरी, और इसका फार्मूला जो होता है वह Hg होता है। ये भी हमेशा आपसे पूछता है। और ये पारा जो है वह धातु होता है, ये मेटल है, ये द्रव अवस्था में पाए जाने वाला मेटल है, ये द्रव रूप में पाए जाने वाला मेटल होता है। तो पारा ऊपर किसमें चढ़ता है? कोशिका में तो चढ़ेगा नहीं भाई, कोशिका तो आपके बॉडी में है वो। दूसरा है केशिका, हाँ देखिए कैपिलरी, यानी केशिकाएं हुए, जो केशिका उसमें बनी है वह केशिका में जो है ऊपर पारा चढ़ता है। थर्मामीटर आप देखें तो बीच में एक पतली नली बनी होती है, उसी को हम केशिका बोलते हैं, तो वो केशिका में चलती है। टंकी में है नहीं, कांच में नहीं है, क्योंकि ये कांच का ही बना होता है, तो कांच में तो चढ़ता है। लेकिन यहाँ पर पूछता है किसमें ऊपर चढ़ता है, पारा किसमें ऊपर चढ़ता है, तो यानी ये केशिका, उस कांच की नली को बोलते हैं केशिका, जो पतली वाली नली होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आगे की तरफ चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा? तो इसमें भाई हम बता दें किस रंग का जो है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो अब ध्यान से यहां पर क्वेश्चन को देखने की बात है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक, तो सबसे अधिक आपने पढ़ा है बैगनी रंग का प्रकीर्णन, मतलब स्कैटरिंग, फैलना, जिसके कारण आपका आकाश नीला दिखाई देता है। तो प्रकीर्णन के कारण ये बैगनी रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है और सबसे कम लाल रंग का होता है। लेकिन हम इस ऑप्शन में अगर गौर करें तो हमें वह बैगनी रंग दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप जानते हैं विबग्योर, ये विबग्योर में आप देखे हो ये 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष के। इस इंद्रधनुष में 7 कलरों में वायलेट है, ये बैगनी है, ये इंडिगो है यानी जम्बुनी रंग है, और ये ब्लू माने नीला रंग है। अब यहां से देखिए कि ये ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, ये 4 दिया है, नीला, हरा, पीला, नारंगी। तो इनमें से अब देखिए इसी क्रम में जब बढ़ते जाएंगे तो प्रकीर्णन इसी क्रम में कम होता चला जाएगा। तो कम होता जाएगा तो यानी यहां पर जो है आपका ब्लू दिया है, इसलिए ब्लू जो होगा वह प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा इस ऑप्शन के अनुसार। लेकिन अगर सवाल में पूछता कि किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तो आपका जवाब था बैगनी। ये बैगनी रंग यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है हमारे ऑप्शन में, इसलिए इस पर भी गौर करना है, इस पर भी ध्यान से आगे की तरफ देखना है। तो नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली, भाई ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हमेशा जो है पूछने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है।
कई बार ये आ चुके हैं आपके पेपर में। तो आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, ये सवाल आता है। तो आत्महत्या की थैली भाई हम तो जान रहे हैं और आप भी जान रहे हैं अच्छी तरीके से कि लाइसोसोम को हम कहते हैं आत्महत्या की थैली बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ हम फिर चलते हैं। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत, देखिए ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो आखिर कौन सा वैज्ञानिक था? तो उसमें आपको पहले ही ऑप्शन में देख रहा हूं, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, अरस्तू और हरगोविंद खुराना। तो यहां पर सबसे सही और सटीक आंसर आपके लिए चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत है, ये प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को ये चार्ल्स डार्विन महोदय ने ही आपको बताया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपना रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? देखिए भाई, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से? तो परजीवी का मतलब ये आपका ट्रिपेनोसोम ये सब नहीं होगा, पास्चुरेसा नहीं होगा, उपरोक्त सभी ये तो गलत है। यहां पर राइट आंसर आपके लिए जो है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम जो आपके रोग, मलेरिया रोग, ये परजीवी के संक्रमण से होता है, इसलिए इस परजीवी का नाम है जो है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम से होता है। ये भी क्वेश्चंस आपसे कई बार पेपरों में जो है बहुत ज्यादा पूछा गया है। नेक्स्ट आगे की तरफ हम थोड़ा रुख करते हैं अपने प्रश्न पर। ये बायो से रिलेटेड है। मानव रक्त, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो आपको बता दे भाई, प्लाज्मा कितने प्रतिशत होगा। प्लाज्मा जो होता है यह तरल अवस्था में या द्रव अवस्था में होता है, सबको पहले याद रहना चाहिए। और प्लाज्मा ये रक्त का दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा तरल भाग होता है और रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वह ठोस भाग होता है। प्लाज्मा हमारा रक्त में 55% होता है, ध्यान रखना भाई, ये 55% प्लाज्मा होता है, जबकि रुधिर कणिकाएं जो WBC, RBC की बात कर रहे थे वह 45% होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन आपको है मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है भाई? तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा कि 55% जो है वह प्लाज्मा में, मानव रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा में 3 तरह के प्रोटीन आपको मिल जाते हैं, जैसा कि आप प्रोटीन के बारे में देखे हैं, एल्बुलिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। ये 3 प्रकार के प्लाज्मा के जो हैं प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपना रुख करते हैं। फिर आगे आपके सामने बीमारी से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बीमारी पर, रोग पर आपसे बार बार पूछे जाते हैं, चाहे विटामिन ए की कमी से हो, विटामिन बी की कमी से हो, सी से, डी से, या आपको ये पूछ दे कि भाई बताइए जो है इससे कौन सा रोग कैसे फैलता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऐसे तमाम क्वेश्चंस आपसे पूछते रहते हैं। तो यहां पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक्जिमा, एक्जिमा नामक बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा है क्या भाई? एक्जिमा आपके स्किन पर जो है आपको खुजली टाइप में ये सब हो जाते हैं, ऐसी बीमारी होती है। तो आपको खुद पता हो गया कि इसका राइट आंसर होना क्या चाहिए। इसका राइट आंसर है त्वचा। ये त्वचा पर एक्जिमा रोग जो है वह त्वचा का बीमारी है। ये त्वचा के को जो है ये आपको प्रभावित करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, गोबर गैस में, गोबर गैस आपके पास लगा होगा घर पर भी तमाम लोगों के, तो कह रहा है कौन सी गैस होती है भाई, वो बस गोबर गैस में बताइए कि कौन सी गैस पाई जाती है। सवाल ये बहुत पूछता है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मार्स गैस। अरे मार्स गैस भाई, यहां एक और नाम डाल दे, जिसको नहीं पता होगा वो इससे भी डाल दे कि मार्स गैस होता है भाई, इसको मीथेन भी बोलते हैं। या कभी कभी इन दोनों नाम को ना दे दे तो या हम इसे बोलते हैं दलदली गैस। और इस मीथेन का या मार्स गैस का जो फॉर्मेट होता है, फार्मूला होता है, CH4 होता है। तो मार्स गैस जो है, जिसका फार्मूला आपके पास है CH4, तो यहां कर गोबर गैस में भाई, तो गोबर गैस में ये मार्स गैस ही पाया जाता है, या मीथेन या दलदली गैस के नाम से हम जानते हैं। जैसा कि दलदली गैस क्यों नाम दिया गया है कि दलदल में वो जो ऊपर की तरफ बुलबुले के टाइप में निकलते रहते हैं, तो वो जो बुलबुले के टाइप में निकलते हैं तो गैस निकलते हैं, वही गैस होता है मीथेन गैस। तो मीथेन, अब एथेन का अगर कोई फॉर्मेट पूछे तो फार्मूला पूछे तो C2H, अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा, क्योंकि ये एल्केन ग्रुप से है। एल्केन ग्रुप का सामान्य सूत्र CnH2n+2, तो यहाँ एथेन है, मीथेन CH4 1 रखकर आपने चेक कर लिया, 2 रख दीजिए। प्रोपेन की बात करें तो 3 और H 8 होगा, और ब्यूटेन का मतलब 4, तो कार्बन 4 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 10, यानी इसके 10 हो जाएंगे। इस तरह से इसके आपके जो है केमिकल नेम आपको देंगे। तो यहां पर आपका गोबर गैस में कौन सी गैस है, तो राइट आंसर आपका है भाई मार्स गैस। नेक्स्ट हम आगे की तरफ अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस जो हम आपको दे रहे हैं, ये क्वेश्चंस फाइटर क्वेश्चंस आपके परीक्षा में 17 तारीख में आने वाले हैं। उसी क्वेश्चन पर हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। इनमें से तमाम ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप पेपर देंगे, तमाम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो बड़ी सावधानी से और बड़ी गंभीरता से और बहुत ही अटेंटिव होकर इन क्वेश्चन पर आप ध्यान से इसको पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है भाई। सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज हैं कौन कौन। यहां पर सदिश राशि होता क्या है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वही सदिश राशि होता है। और जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा की आवश्यकता न हो, वह अदिश राशि होता है। तो यहां पर देखिए, ये भी अदिश है, ये भी अदिश है, ये भी अदिश है। लेकिन जब हम वेग की बात करें, जो हमारा वेग होता है, ये वेग सदिश राशि होता है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। और विस्थापन बटे समय में हमने कहा जो विस्थापन है ये सदिश राशि है। तो सदिश राशि है, इसलिए वेग भी हमारा क्या हो जाएगा, वो सदिश राशि हो जाएगा। बाकी ये सब अदिश राशि है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह आपका मिलेगा वेग। तो दोस्तों नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखा है, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था। भाई सवाल ये है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था। तो ऑप्शन तमाम दिया होगा, देखिएगा उसमें कभी कभी आपको टांसले देगा, न्यूटन दे देगा, गैलीलियो दे देगा, ऐसे से करते हुए रोमर भी दे देगा। अब इनमें से ढूंढ कर निकालना है, तो प्रकाश का जो वेग होगा वह आपके हिसाब से, तमाम लोग ऐसे हैं जो तुरंत उस पर अपनी टिप्पणी, अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं कि यही राइट आंसर, यही होगा, यही है। तो यहां पर कुछ लोगों का जो भी है वो मिला, इसलिए यहां पर राइट आंसर जो है वह रोमर होगा।
वैज्ञानिक रोमर ने दिया था प्रकाश का वेग। गैलीलियो को जड़त्व का नियम कौन दिया था? गैलीलियो ने दिया था। न्यूटन ने जो है बल के बारे में बताया था। तो इस टाइप में आपसे क्वेश्चंस पूछेगा तो यहाँ प्रकाश का वेग किसने किया था भाई सर्वप्रथम खोज या मापा था? तो वह था रोमर ने। और प्रकाश का वेग आपको पता होगा कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये प्रकाश का वेग आपको पता हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है आपको कि जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? या कभी कभी इस पर एक और क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि पानी में डाला हुआ सिक्का तली में से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता। यही क्वेश्चन ठीक उसी तरह से जल का तालाब कम गहरा दिखाई देता है बाहर से। जब आप अंदर तालाब में जाते हैं तो वो ज्यादा पानी होती है, गहराई अधिक होती है, लेकिन वो आपको कम दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका जो कारण है कम दिखाई देने का, ये है परावर्तन का है नहीं, अब विवर्तन है नहीं। हाँ देखिए भाई, ये अपवर्तन का निकला, रिफ्रैक्शन के कारण ही, अपवर्तन के कारण ही हमारा जो तालाब है कम गहरा दिखाई देता है। या कभी कभी आप ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है, या लकड़ी या हम पेंसिल जब जल में डालते हैं तो वह हमें टेढ़ी दिखाई देती है। तो ये सभी एग्जाम्पल जो रिलेटेड है वह हमारे प्रकाश के अपवर्तन पर रिलेटेड है। तो इन सब क्वेश्चन जो भी आपसे पूछेगा वो आप सावधानी से इस पर आप अपना प्रतिक्रिया देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर एक बार क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ है भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फफूंद का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? फंगी का हम जो एजुकेशन करते हैं, अध्ययन करते हैं, वह किसके अंतर्गत करते हैं भाई? अब यहां पर माइकोलॉजी, जूलॉजी, वायरोलॉजी और साइकोलॉजी। तो हम चलते हैं थोड़ा नीचे से। साइकोलॉजी को आप जान ही रहे हो, साइकोलॉजी मनोविज्ञान के स्थान में है। वायरोलॉजी वायरस के बारे में होगा, ये वायरस के बारे में होगा। जूलॉजी जीव विज्ञान, जंतुओं के बारे में। अब माइकोलॉजी यहां पर देखिए ये सही है आपका, यानी हम माइकोलॉजी, माइक्रोबैक्टीरिया यानी माइकोलॉजी के अंतर्गत हम फफूंद का अध्ययन करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको माइकोलॉजी के अंतर्गत हम फफूंद का अध्ययन करते हैं। बाकी इन सब के बारे में हमने आपको बता दिया। वायरोलॉजी जो है वायरस के बारे में होगा, तो ये वायरस के बारे में आपको बताएगा। तो वायरस जैसा कि आप बता रहे थे कि चीन ने ही जो है कोरोना वायरस को दिया, तो वहां वायरोलॉजी जो उनका सेंटर है वहां पर ही इन सबके वायरस के बारे में अध्ययन किया जाता है। साइकोलॉजी आप जानते हैं मनोविज्ञान के रूप में मन की दशाओं को जानने वाला है, उसी को हम साइकोलॉजी के अंतर्गत जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पर फिर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार पूछते हैं। ये क्वेश्चंस तो हमको लग रहा है बहुत ज्यादा बार आया है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पर। एक क्वेश्चंस का हम ऐसे बंच बनाकर देते रहेंगे, 17 को 18 को, एक दिन पहले हम आपको पेपर के पहले आपको ऐसे देते रहेंगे। यही क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाएंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से कह रहा है कि मधुमेह रोग, मधुमेह वो हिंदी शब्द है भाई, अंग्रेजी डायबिटीज भी बोलते हैं, इसको डायबिटीज कहते हैं। तो डायबिटीज यानी मधुमेह रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? देखिए भाई सवाल है किस अंग से, तो किस अंग से संबंधित है? लीवर से है नहीं। हाँ भाई, ये है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज को बोलते हैं। ये अग्नाशय से हमारा संबंधित होता है मधुमेह या डायबिटीज।
अब इसके बाद अग्नाशय से हो गया, इन सब से नहीं आएगा भाई। लेकिन ये अग्नाशय से संबंधित डायबिटीज है, तो डायबिटीज के जो रोगी होते हैं उनको निदान करने के लिए देखिए इंसुलिन का जो है, इंसुलिन दिया जाता है मधुमेह के रोगियों के लिए, तो इसके निदान के लिए इंसुलिन का हम प्रयोग करते हैं, हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चंस यहाँ पर ये भी आपके लिए बन सकता है कि डायबिटीज के लिए किस हार्मोन्स का प्रयोग होता है, तो आप बताएंगे कि हम इंसुलिन हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये मैग्नेटिज्म से है, यानी मैग्नेट से है, चुंबक से आ गया। कह रहा है बार चुंबक के मध्य में चुंबकत्व तो कितना होता है? सबसे ज्यादा चुंबकत्व तो कोई भी होगा उसके सेंटर पर हम बता दें कि चुंबकत्व तो सबसे कम होता है। जैसे ये कोई हमने एक चुंबक ले लिया, इस चुंबक के यहाँ पर इसके सेंटर में और सबसे यानी शून्य होता है सेंटर पे, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं चुंबकत्व तो बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए सेंटर पर कह रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, बार चुंबक के मध्य में चुंबकत्व होता है वह शून्य होता है। ज्यादा से ज्यादा होगा ये जब उसके किनारे पाएगा तब, कम से कम होगा जब उसके सेंटर पर पहुंचता जाएगा, और सेंटर पर पहुंच गया तो वहां 0 हो जाएगा, निगेटिव होने का कोई चांस नहीं है। इसलिए ये तो ऑप्शन सरासर गलत था। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, फिर आ गई भाई बीमारी गठिया। गठिया रोग, तमाम ऐसे लोग हैं जो इससे ग्रसित भी होंगे गठिया रोग से। गठिया रोग होता क्या भाई? आपके शरीर में, हाथ में, यहाँ जोड़ों में, जहाँ जोड़े हैं, पैर के घुटने हैं, इन सब में ऐसे रोग आते हैं। तो यहाँ भाई जोड़ों पर दिया है, पहला ऑप्शन ही दे दिया, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है गठिया संबंधित होगा हमारे जोड़ों से। तो जोड़ों के रोग में गठिया रोग या गठिया बीमारी जो है वह फैलती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? भाई देखिए भाई, जीव विज्ञान का जनक, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इन क्वेश्चंस को पूछा गया भी है कि किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक लैमार्क भी नहीं है, न डार्विन है, न लिनियस है कौन भाई? अरस्तु। अरस्तु महाराज जो है इनको हम जीव विज्ञान के जनक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन लिनियस की बात होगी तो लिनियस जो है द्विनाम पद्धति को दिए थे, 2 नामों का, जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसैपियन, मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना। तो राना और टिग्रिना जैसे अगर आ गया राना और टिग्रिना में, तो इनमें देखिए ये पहला अक्षर जो होता है उसका वंश बताता है और दूसरा अक्षर उसकी जाति को बताता है। तो पहला वंश और दूसरी जात। तो ये पद्धति, द्विनाम पद्धति देने वाले जो थे वह कौन थे? लिनियस जी थे, द्विनाम पद्धति को। तो यहां पर आपका सवाल है, निम्न में से किसे जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक हम अरस्तु जी को बोलेंगे, अरस्तु जी हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आ गया। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ये पूछेगा ही पूछेगा, कहता है कि समतल दर्पण, प्लेन मिरर द्वारा प्रतिबिंब कैसा होगा? यानी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है भाई? जिसमें हम और आप चेहरे को अपने देखते हैं तो उसमें कैसा प्रतिबिंब आपको बनता है? तो स्क्रीन पर जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और उल्टा, क्या आप अपना प्रतिबिंब उसमें देखते हैं तो आपको जैसे ही देखते हैं शीशे में, दर्पण में, तो आपका उल्टा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है वास्तविक और सीधा। सीधा तो दिखाई देता है लेकिन फिगर वास्तविक नहीं रहता, इसलिए ये भी गलत हो गया आपका। नेक्स्ट आभासी। हाँ भाई देखिए, प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ऑप्शन सही, राइट आंसर हो गया सी, यानी समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है
वह प्रतिबिंब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी लेंस से ही जुड़ा हुआ है, लेंस की क्षमता का यसाई मात्रक। देखिए भाई, लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में कहते हैं, और लेंस की क्षमता जो होती है, लेंस की क्षमता को हम P से डिनोट करते हैं। P बराबर 1/F मीटर में। यहाँ कभी कभी ये भी पूछता है क्वेश्चन, सवाल दे देगा, फार्मूला दे देगा, आपसे पूछ देगा। तो इसलिए लेंस की जो क्षमता होती है P बराबर 1/F मीटर में, इस पर भी आपसे पूछा था। तो इनमें जो क्षमता का मात्रक होता है हम उसे डायोप्टर बोलते हैं। तो क्षमता का मात्रक का ये ऑप्शन यहाँ सही होगा, डायोप्टर। और डायोप्टर को कभी कभी आपको कैपिटल D से डिनोट करता है, तो उसी कैपिटल D को भी हम डायोप्टर कहते हैं। तो लेंस की क्षमता को हम जो है डायोप्टर कहते हैं। ठीक है। डेसिबल आप देख ही रहे हो, इसको दूरी में नापते हैं भाई, मीटर को। डेसिबल को आप देख रहे हो, डेसिबल क्या है भाई? ध्वनि का मात्रक है। ध्वनि को मापता है किसमें? डेसिबल में। कैंडेला, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है। ये ज्योति तीव्रता का है, ज्योति तीव्रता का मात्रक। इसलिए हमारा राइट आंसर यहां की जो बात करें तो वह हमारा राइट आंसर मिलेगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक या साई मात्रक डायोप्टर होता है। तो नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछता रहता है कभी कभी भाई, पीएच मान से रिलेटेड कभी कभी पूछेगा। रक्त का पीएच मान, दूध का पीएच मान कितना होता है? आप टूथपेस्ट जो सुबह सुबह उठकर ब्रश करते हैं उसका पीएच मान कितना होता है? ऐसे तमाम क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा। तो ये पीएच मान में हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं किसी विलयन, ये सवाल के अनुसार आपको जो दे रहा है कि किसी विलयन, किसी उदासीन विलयन है भाई, उदासीन बोले तो न्यूट्रल, तो न्यूट्रल विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो देखिए भाई, पीएच मान जो हमारा स्टार्ट होता है वह 0 से लेकर 14 तक होता है। तो ये 7 जो होता है ये उदासीन होता है, ये उदासीन होता है। और 7 से नीचे जो आते हैं ये अम्ल होते हैं, और 7 से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये सभी क्या हो जाते हैं? ये क्षार हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपको ऑप्शन अब पता ही हो गया होगा कि पीएच मान उदासीन विलयन का क्या होगा। जैसा उदासीन हमने लिखा है, इसका पीएच मान कितना है? 7 पर है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह 7 हो जाएगा। अगर 2 कहता तो ये अम्लीय में होगा, ये भी अम्लीय में होगा, लेकिन 8 होता तो ये किस में चला जाता है? ये भाई ये क्षारीय माध्यम में चला जाता है, क्षार में आ जाता है आपका। तो इस तरह से हम अम्ल और क्षार के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस यहां से भी हम पा लेंगे, अपने ऑप्शन को सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सवाल बहुत ही बढ़िया है। देखिए भाई, गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है? गाय का दूध भैंस से दूध से हल्का होता है भाई, लेकिन इसका कह रहा है किसका समृद्ध स्रोत है। स्रोत किस विटामिन, यहां विटामिन दिया हुआ है, देख लीजिए किस विटामिन का स्रोत है भाई? विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इन 4 ऑप्शन में आगे है क्या? दूध में सबसे प्रचुर मात्रा में देखिए भाई विटामिन बी का समृद्ध स्रोत माना गया है दूध को। तो विटामिन बी जो है राइट आंसर होगा। इसलिए गाय के दूध में समृद्ध स्रोत जो होता है वह विटामिन बी का होता है। नेक्स्ट हम ये भी पूछ दे दें आपको कि दूध का जो पीएच मान होता है वह थोड़ा सा अम्लीय होता है भाई। ये 6.4 इसका पीएच मान होता है दूध का। दूध का पीएच मान भी पूछे तो 6.4, रक्त का पूछे अगर पीएच मान तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है, ये रक्त का होता है भाई, यानी ब्लड या रुधिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं हम अपने। लार किसके पाचन में मदद करता? बहुत बढ़िया सवाल। ये सवाल
और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और भी पूछता है, कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक और ये सवाल आ गया ऐसे। तो कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसा कि लार ग्रंथियां जोड़ी में होती है तो 3 जोड़ी पाई जाती है। 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथियां हैं भाई, सब लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, कान लगा के और देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको 17 तारीख में फाइट करते हुए मिलेगा। तब आप कहेंगे नहीं, बीडीए वाराणसी डिफेंस एकेडमी के जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को हम लोगों को बताया, जिससे कि हमारा अधिकांश क्वेश्चन इस पेपर में जो है फंस रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा अभी जो क्वेश्चन था आप में, इसमें लार में किसके पाचन में मदद करता है, जैसा कि हमने बताया लार जो होता है इसमें 3 जोड़ी लार होती हैं, 3 जोड़ी लार पाई जाती है भाई मुख में। यहां से सवाल कर रहा है किसके पाचन में, तो ये पाचन हमारा करता है स्टार्च का, स्टार्च को बदल देता है, शर्करा में बदलने का काम करता है, यानी लार शर्करा में बदलने का काम करता है हमारा लार। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ फिर हम अपना रुख करते हैं। हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है। हवाई विमान में भाई जो आप विमान में यात्रा करते हो, उस विमान में पेट्रोल तो भरता नहीं है, मिट्टी का तेल नहीं है, डीजल भी नहीं है, तो बचा कौन सा ऑप्शन भाई, गैसोलीन। गैसोलीन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है? लेप्रोस्कोपी, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नो, हाँ, लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है? रडार से, ऊतकों का विज्ञान, लेजर बीम का अध्ययन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये वो चीज हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें भी नहीं होता है, इसमें भी प्रयोग नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, तो हमारा एक ऑप्शन यहां बच रहा है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन लेप्रोस्कोपी का प्रयोग होता क्या है भाई? बाजपन वाले में बता देते हैं भाई, बाजपन। और बाजपन का रोग कहाँ होते हैं? स्त्रियों में होते हैं। तो ऐसे लोगों में जो है लेप्रोस्कोपी का प्रयोग से जुड़ा हुआ हमारा ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपना रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बारूद की खोज किसने की? तो भाई बारूद का खोज के लिए रहल, पहली बात तो जानना बहुत जरूरी है। बारूद की खोज रोजर बैंकन ने की था, कभी आप देख लेंगे मिलेगा वो ऑप्शन। हाँ भाई देखिए, बी ऑप्शन है आपको, रोजर बैंकन। इन्होंने जो है, आप देख रहे हैं, रोजर बैंकन क्या किए थे? ये बारूद का खोज किए थे। अल्फ्रेड नोबेल क्या है? डायनामाइट का खोज किए थे अल्फ्रेड। तो इस तरह से आपके जो सभी साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, आपके फाइटर क्वेश्चंस यहां पर आपको दिए गए हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।